हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 21 दिसंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रंट पेज पे अगर देखिए तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में एक है ये वाली, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने एक एक्सपर्ट मीटिंग बुलाई है क्योंकि यूके में कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन मिला है जिसने खुद को म्यूटेट कर लिया, मतलब म्यूटेशन हो गया है। और जो खुद के जो स्पाइक्स हैं कोरोना पे, अगर आप देखोगे बाहर की तरफ जो स्पाइक्स होते हैं उन स्पाइक्स में वेरिएशन देखे गए हैं, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा इन्फेक्टियस बन गया है ये वायरस, थोड़ा सा और डेडली बन चुका है। ठीक है, डेडलीस्ट बोल सकते हैं इसको। तो इससे रिलेटेड अभी एक आप कह सकते हो कि प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मीटिंग बुलाई जा रही है। तो ये हम देख सकते हैं, यहीं पर आपको बता देता हूँ ये वाला पोर्शन केवल। ठीक है, नया एक वायरस का मतलब एक नया थ्रेड जो है, वो नया स्ट्रेन जो है वायरस का, वो डिटेक्ट हुआ है यूके में। तो वो कंसर्न कहीं ना कहीं रेज करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया में भी और थ्रू आउट वर्ल्ड। दूसरा, अगर फ्रंट पेज पे अगर न्यूज़ देखें तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये हो सकती है कि नेपाल में जो नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रिसेंटमेंट वहाँ पे है, लोग वहाँ पर नाराज़ हो रहे हैं। जो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसके मेंबर भी कहीं ना कहीं नाराज़ हो रहे हैं। तो इस आर्टिकल में से हम जो पिक करेंगे या फिर हमें जो देखना चाहिए वो है जो दूसरा पेज है ना, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये दूसरे पेज पे ये वाला जो पैराग्राफ है, एक सेकंड, ये वाला जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। तो ये वाला पैराग्राफ आप जरूर देख लेना, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा एक आर्टिकल आप ये देख सकते हो जिसमें कोविड-19 का ये इम्पैक्ट हुआ कि जो डल लेक है श्रीनगर में, वहाँ पर शिकारा बोट्स जो चलती है, वहाँ पर एक वाटर एम्बुलेंस भी स्टार्ट की जा रही है। और इसको स्टार्ट करने वाली कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एजेंसी नहीं है, एक इंडिविजुअल है 51 साल की जिनकी एज है, उन्होंने ये शिकारा एम्बुलेंस शुरू की है। ठीक है, उसमें उन्होंने हेल्प ली है सत्य रेखा ट्रस्ट करके एक एनजीओ है उसकी। ठीक है, तो एक ये आर्टिकल आप देख सकते हो कि किस तरीके से इनोवेशन काम कर सकता है। और ये एग्जाम्पल के तौर पे जब कभी भी हम कुछ लिखें कि इनोवेटिव काम करने के लिए, तो शिकारा बोट को भी एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो खुद की परेशानियों से आदमी सीखे, दैट मीन्स कि आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वहाँ पर ये आर्टिकल या फिर ये न्यूज़ है, ये हमारे काम आ सकती है। इसके अलावा आगे देखें, पेज नंबर 2 पे आप देखोगे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, उन्होंने ये बात डिक्लेयर की है कि वो डेवलप कर रहे हैं कि एक ऐसी अर्ली हेल्थ वार्निंग सिस्टम जो कि वेदर रिलेटेड, मतलब मौसम से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जिसमें मलेरिया और डायरिया पे स्पेसिफिकली एक फोकस किया गया है, तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, वार्निंग सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये देखेंगे जिसमें कि हाँ वेदर चेंजेस आ रहे हैं तो कौन सी बीमारी का आउटब्रेक हो सकता है, पर्टिकुलरली बात करें मलेरिया और डायरिया। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे हमें वेदर से एसोसिएटेड बीमारियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पेज 3 पे जो एक्सप्रेस नेटवर्क है उसमें ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी लॉन्च की है एक हेल्थ स्कीम जो कि 26 दिसंबर को लॉन्च की जाएगी। सॉरी, प्रधानमंत्री 26 दिसंबर को लॉन्च करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में एक हेल्थ स्कीम, जिस स्कीम का नाम है सेहत। ठीक है, तो इसके बारे में ये डिटेल हम यहाँ से पिक करेंगे। इसके अलावा फिर एक्सप्लेन पेज पे देखें तो दो आर्टिकल्स आए हैं, दो आर्टिकल्स को कवर किया गया है, जिसमें एक तो हमारा जो बजट आने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि इकोनॉमी को कैसे स्टिमुलेट करें, क्योंकि रेवेन्यू की कमी है और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना है। जबकि अगर रीसेंट फाइनेंशियल ईयर के जो क्वार्टर की डेटा गई है उसमें ये क्वार्टर जो मिला है उसका डेटा से हमें पता पड़ा है कि जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए उसका 0.6% तक कम है, ज़्यादा करना चाहिए था उसकी बजाय कम है। तो यहाँ पर राइटर जो हैं कुछ सजेशन दे रहे हैं, लगभग 11 या 12 सजेशंस हैं, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी को पटरी पे लाया जा सकता है। तो एक तो ये वाला आर्टिकल देखेंगे। इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है इसी एक्सप्लेन पेज पे, जिसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड डेटा, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए, रिपोर्ट भी डिस्कस कर ली थी, न्यूज़ भी डिस्कस कर ली थी और डिटेल में एडिटोरियल भी हमने 2 से 3 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं। तो आप एक बार इसको देखोगे तो रिवीजन मात्र इससे आपको फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन पेज पे केवल एक आर्टिकल देखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे अगर हम देखें तो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो हम यहाँ से पिक करेंगे, 2 नहीं बेसिकली 3, जिसमें एक तो ये देखेंगे कि आईटी मिनिस्ट्री ने रीस्टार्ट कर दी है बातचीत करना कि कैसे भी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज़ कर सकते हैं वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक तो ये आर्टिकल देखेंगे। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल जो हम देखेंगे वो है ये वाला कि पॉजिटिव पे सिस्टम
जिसमें जो चेक सिस्टम होता है, चेक पेमेंट सिस्टम, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे जो हाई वॉल्यूम के जो डेटा होते हैं, हाई वॉल्यूम के जो चेक्स हैं, उनको हम प्रॉपरली टैकल कर सकते हैं अगर उनमें कोई भी ग्रीवांस किसी भी पार्टी को मतलब सामना करना पड़ता है, पेमेंट से रिलेटेड कोई फ्रॉड हो रहा है तो उन चीज़ों से रिलेटेड। तो 2 आर्टिकल, और तीसरा आर्टिकल है कैरो, CARO। ये कैरो क्या है, इससे रिलेटेड ये चीज़ देखेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा अभी आप देखोगे कि शुरू तो कर देना था कैरो को 1 अप्रैल 2020 से, बट कोविड-19 की वजह से अभी ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से। तो देखेंगे ये कैरो क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो थी वो हमने देखी। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में। जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई है उनकी अगर आप बात करें तो देखो, यूएसए और यूरोप में अभी आप देखोगे फिर से केसेज आने लग गए हैं कोरोना के, और जो कोरोना है वो और भी ज़्यादा डेडली बनता चला जा रहा है, उसका एक और स्ट्रेन मिला है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक और ट्रिगर मिल गया है कंसर्न को, इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी। तो इसमें अभी क्या देखा जा रहा है कि कोरोना ने अपने खुद के जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर लिए, म्यूटेशन देखा गया है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम है। और दूसरा यहाँ पर वैक्सीन्स को लेकर के भी बातचीत हो रही है। तो आप देखोगे वहाँ पर सबसे पहला कंट्री भी है ब्रिटेन, जहाँ पर वैक्सीनेशन सबसे पहले अलाउ किया गया है, और उसके बाद में अभी इस तरीके से दूसरे तरीके का मतलब एक नए स्ट्रेन से इन्फेक्शंस बढ़ना, ये एक और चैलेंज लाता है, ठीक है। तो हमें भी कहीं ना कहीं आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको रोकने की ज़रूरत है, कि जिससे कम से कम और जो केसेस हैं नए स्ट्रेन के केसेस तो एटलीस्ट हमारे यहाँ पर एंटर ना हो पाए। नहीं तो फिर बाद में वही चीज़, अभी जो करंट स्ट्रेन है उसको ही अगर हम टैकल नहीं कर पाएंगे तो किस तरीके से नए स्ट्रेन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर कंसर्न, और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने भी शुरू कर दिए हैं। फिर बात आ जाती है कोविड-19, ये जो नेपाल में जो डिसोल्यूशन हुआ हाउस का, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो हम देख लेते हैं सीधा। देखो, रिसेंटली इंडिया और नेपाल के रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे मेन बात जो थी वो थी कि दारचुला से लेके लिपुलेख तक एक हाईवे, मतलब एक रोड बनाने की बातचीत थी, जिसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट राइज हो गया था नेपाल और इंडिया के बीच में। रही सही में नेपाल को पीछे से जो सपोर्ट है वो चाइना का मिल रहा है, तो इस वजह से। तो मानसरोवर यात्रा पे अगर जाओ तो मई में कहीं ना कहीं ओली गवर्नमेंट, केपी ओली जो है, ठीक है, केपीएस ओली, अभी जो करंट अब कह सकते हैं, अब तो नहीं है वो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और डिसॉल्व करवा दिया पार्लियामेंट को। बट उन्होंने फिर बाद में अपना खुद का नया मैप डिक्लेयर कर दिया। तो ये रोड जो आप देखोगे ये लगभग 370 किलोमीटर के एरिया को आप देखोगे तो इंडिया की तरफ दिखाती है। तो आप इसमें देखोगे जोग्राफिकली एक ट्राई जंक्शन लोकेटेड है, जो कि एक तरफ नेपाल है, एक तरफ इंडिया है, तो तीसरी तरफ कौन है, चाइना या फिर तिब्बत वाला रीजन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया गया नेपाल ने, और जो मैप है उसमें ये सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया कि बोला काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा, ये जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल पे नेपाल का अधिकार है। जबकि आप देखोगे ये जो तीनों रीजन है, काला पानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेख, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया ने अपना जो मैप डिक्लेयर किया था आर्टिकल 370 को जब हमने हटाया था, उसके बाद में जो नया मैप हमने डिक्लेयर किया, तो उस पर कहीं ना कहीं नेपाल को थोड़ा चिंता की बात हो गई थी। देखो, ये जो रीजन है ना ट्राइंगल वाला, ये हमेशा से कंटेंशियस रहा है, बस इसको ज़्यादा अटेंशन मिली नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे कि किस तरीके से नेपाल ने इंडिया को रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई इस पर बातचीत कर लो, नहीं फिर बाद में प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो वही बात है, फिर नेपाल ने इस चीज़ को, चाइना ने इस चीज़ को ग्रास्प कर लिया और इस चीज़ के ऊपर नेपाल को कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, स्केप गोट बना दिया, बलि का बकरा बना दिया। कोई बात नहीं, खैर अब तो डिसॉल्व हो गई वहाँ की जो पार्लियामेंट है। अब जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए इलेक्शंस होंगे फर्दर, वो हमारे किसी काम का नहीं है। मेन जो काम की चीज़ थी वो हमने देखी। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, वो है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है वो एक ऐसा वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रही है कि अगर वेदर में कोई चेंजेस हो रहे हैं, कोई मौसम में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसकी वजह से कौन से डिजीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आउटब्रेक हो सकता है, जिनमें मेन फोकस किया जा रहा है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं वो, जैसे कि मलेरिया और डायरिया, ये 2 मेन हैं। और साथ में फिर जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होगा तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे भी ध्यान देना शुरू कर देंगे। आप यहाँ पर देखोगे मलेरिया जो है वो अपने आप में कुछ स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन से एसोसिएटेड होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, रेनफॉल का जो पैटर्न हो वो मिले उनको। तो इस वजह से जैसे ही एक रीजनेबल एक्यूरेसी इस इंस्ट्रूमेंट को मिल जाएगी तो ये वार्निंग दे देगा कि भाई अब मलेरिया आउटब्रेक हो सकता है, क्योंकि मलेरिया अभी तक 100% एलिमिनेट नहीं हो पाया है, ठीक है। बहुत से कंट्रीज है जहाँ पर अभी भी मलेरिया बहुत ये ट्रॉपिकल डिजीज़ है ज़्यादातर, तो
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर भी अच्छा खासा है और रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, तो मॉइस्चर मेंटेन रहती है हवा में, तो इस वजह से तो आइडिया लग सकता है कि हाँ वाकई में डिजीज़ जैसे कोलेरा जैसे डिजीज़ है वो भी हीट रिलेटेड डिजीज़, या क्लाइमेट चेंज का और इशू आ रहा है तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर राइज होगा, तो वो और एक वजह बन सकता है कि बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे। तो आप देखोगे एडवांसमेंट जैसे ही आएगा वार्निंग सिस्टम में तो और डिटेल्ड एनालिसिस भी देनी शुरू कर देंगे। फिलहाल तो दो ही बातें हैं, मलेरिया और डायरिया, जिसमें महाराष्ट्र के पुणे और नागपुर में स्टडी की जा रही है। आप देखोगे कि जैसे अल नीनो का कोई इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल अल नीनो में हमारे यहाँ पर रेनफॉल में वेरिएशन आता है और टेम्परेचर भी हमारे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं क्या है एक कारण बन जाता है कि जो एक जो ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जिसकी वजह से एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले मलेरिया या फिर इसके डायरिया के जो वेक्टर्स हैं उनको ये बीमारी फैलाने के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इंक्रीज हो चाहे रेनफॉल में चाहे टेम्परेचर में, तो उसका असर पड़ता ही है इन बीमारियों पे। क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो देखो इंटर गवर्नमेंटल आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई थी 2007 की, तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि क्लाइमेट चेंज है ना, ये अपने आप में डायरिया डिजीज़ को बढ़ाने में एक रिस्क का काम करेगा, एक ज़्यादा फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से डायरिया और बढ़ सकता है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए और ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्लड्स भी लगातार आती रहती हैं तो ड्राउट्स भी आते रहते हैं। ठीक है, तो कोविड-19 ने रही सही में और दिखा दिया कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से वायरल इन्फेक्शन चाइना से चल करके थ्रू आउट वर्ल्ड कैसे लोगों को परेशान किया है, कितने लोगों की ज़िंदगी ले ली। ठीक है, तो ये पूरा हमने आर्टिकल देखा कि किस तरीके से अभी इस चीज़ पे काम किया जा रहा है। और आप ये जरूर ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री ध्यान दे रही है इस पे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रधानमंत्री 26 दिसंबर को लॉन्च करेंगे एक हेल्थ स्कीम जम्मू कश्मीर में। देखो अभी आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर में 26 दिसंबर को ये लॉन्च किया जाएगा। अभी तक प्रीवियसली देखें तो टारगेट ये जो किया जा रहा है वो है कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में यूनियन टेरिटरी के लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन को कवर किया जाए। ठीक है, तो जो अभी तक कवर नहीं थी उनको, अभी तक कितने जनों की कवरेज आ रही थी, लगभग 30 लाख, तो बढ़ा करके 17 लाख और, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 करोड़। ठीक है, इसी के अंदर एक स्कीम है आयुष्मान भारत के अंडर ही हम बोल सकते हैं इसी प्रोग्राम में, सोशल एंडिवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, जिसको सेहत स्कीम बोला जाएगा, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनको कवरेज मिलेगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे क्या क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। बेनिफिशियरीज को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा लगभग 5 लाख का एक फैमिली। अब फैमिली की साइज क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, वो मैटर नहीं करता, सीधा का सीधा 5 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा। इसके अलावा जो है यूनियन टेरिटरी में एक जो इस स्कीम के जो फ़ायदा उठाने वाली जो बेनिफिशियरीज होंगे उनके लिए गोल्डन कार्ड इशू किए जाएंगे जिनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो लगभग 16 लाख रजिस्ट्रेशन तो देखो कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी प्रोसेस कंटिन्यू है। और बाकी चीज़ें वही वापस पॉलिटिक्स आ गई, डीडीसी के जो इलेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए जम्मू कश्मीर में, वो अपने आप में अच्छी बात है। मतलब जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना अभी करंटली मनोज सिन्हा जी, उनकी तरफ से ये पूरे बात बताई जा रही है। तो काम की जो चीज़ थी वो स्कीम से रिलेटेड हमने यहाँ तक देख ली है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था शुरू में, ये पत्थलगड़ी मूवमेंट ये अभी न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि अभी जो करंट चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी केसेस पत्थलगड़ी मूवमेंट में रजिस्टर किए गए थे, क्योंकि पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, देखो तो बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे पत्थलगड़ी क्या था कि जो आदिवासी लोग थे ना उन्होंने स्टैब्लिशमेंट जो भी गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट जाकर के एक राइज की अपनी वॉइस कि भाई हमें तो इंडिपेंडेंट रहना है, हमारे खुद के राइट्स होने चाहिए। तो एक तरीके से आप देखोगे इन चीज़ों को उस टाइम की गवर्नमेंट ने सेडिशन कंसिडर किया कि हाँ ये तो देशद्रोह की बात हो रही है, कंप्लीट विड्रॉल की बात की गई थी। तो पहली बात तो ये है कि पत्थलगड़ी मूवमेंट रिसेंटली न्यूज़ में था, कहाँ से एसोसिएटेड है, तो ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली बात की जाए झारखंड से। एक तो ये पॉइंट यहाँ पे निकाल सकते हैं हम। दूसरा, आईपीसी का सेक्शन 124 किससे एसोसिएटेड है जी, ये सेडिशन चार्जेस से रिलेटेड है, मतलब देशद्रोह से संबंधित है ये। तो ये दो चीज़ें थी ना, ये इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ये आर्टिकल आप देख लेना। ओके, फिर इसके अलावा देखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर। ये आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज से, देखो जिसमें सीधा सीधा ये बताया हुआ है कि किस तरीके से हम एक आप कह सकते हो ना कि इकोनॉमी को कैसे लिबरेट कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, डिमांड कैसे क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि हम चारों तरफ से अभी बहुत बुरी समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो ये एक्सपर्ट है अपनी तरफ से, इन्होंने अपनी तरफ से बड़े अच्छे अच्छे सजेशन दिए हैं। पहला तो इन्होंने ये बोला
कि भाई गोल्ड डिस्क्लोजर स्कीम अलाउ करो, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर पिछले 2 दशकों की बात करें ना तो लगभग $373 बिलियन का नेट इंपोर्ट देखा गया है गोल्ड का। ठीक है, और स्मगल्ड गोल्ड को अगर और ऐड कर दें जिसकी स्मगलिंग हुई है तो लगभग $500 बिलियन का सोना आया है पिछले 20 सालों में इंडिया में। ठीक है, तो अगर हम इस ब्लैक इकोनॉमी के सोने को ये अलाउ कर दें कि भाई आप ओपन करो, आपके ऊपर टैक्सेस बहुत माइन्यूट से टैक्स लगेंगे, तो इससे क्या होगा, सोना हमारी फॉर्मल इकोनॉमी में भी आएगा, टैक्स कलेक्शन भी होगा गवर्नमेंट के पास में, और जो सोना है वो अपने आप में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट बनेगा। तो पहला पॉइंट क्या है, गोल्ड डिस्क्लोजर स्कीम पे काम करो। दूसरा, जो गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है जिसकी वजह से स्मगलिंग होती है, तो उस इंपोर्ट ड्यूटी को आप रिप्लेस कर दो जीएसटी से, जिससे कि जीएसटी देने में लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जब लगती है ना तो लोग क्या सोचते हैं कि केवल और केवल एक जगह से तो पार होना है, हमें केवल एंटर ही तो होना है इंडिया में, तो वो स्मगलिंग के थ्रू दूसरे मतलब छुपे हुए रास्तों से वो आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में गोल्ड पर आप जीएसटी अप्लाई नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम है। तो जो इंपोर्ट हो रहा है ना सोना, उस पर आप इंपोर्ट ड्यूटी की बजाय जीएसटी अप्लाई करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, जो ज्वेलर्स है ना वो भी कहीं ना कहीं इस एक नंबर की इकोनॉमी में आ जाएंगे, फेयर वाइट इकोनॉमी में आ जाएंगे ब्लैक की बजाय। तीसरा, कि पीएसयूज हैं उनको अच्छे से रियलाइज करने की जरूरत है। अभी आप देखोगे सेंसेक्स टॉप पे चल रहा है, 46,960 का मार्क अचीव कर लिया, समझ गए, पिछले 12 साल में हाईएस्ट चल रहा है ये। तो देखोगे आप, जबकि पीएसयूज हैं वो आप परफॉर्म कर रहा है केवल 48% एफिशिएंसी पे, तो कहाँ तो 173%, मतलब कहाँ तो 200% का हाइक देखा जा रहा है शेयर्स में, दूसरे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें, जबकि पीएसयूज में 173% की कमी देखी जा रही है। तो भाई ये चीज़ क्यों, क्योंकि टाइम पे जो डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना वो टाइम पे नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो टारगेटेड डिसइन्वेस्टमेंट है ना उसको तरीके से टाइम पे एक्यूरेसी के साथ में इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे कि जो डी रेटेड शेयर्स हैं पीएसयूज के उनको री रेट किया जा सके। तो एक ये तरीका है। इसके अलावा राइटर बता रहे हैं, बोला ब्लैक मार्केट इकोनॉमी है ना उसको व्हाइट मार्केट में कन्वर्ट करो। क्या होता है, देखो सट्टे खेलते हैं लोग, पैसे लगाते हैं, बैटिंग करते हैं, और इंडिया के जो लोग वो पैसे कहाँ पर लगाते हैं, मकाऊ में, सिंगापुर में, लास वेगस में, नेपाल में, यहाँ जाके। जबकि आप देखोगे आईपीएल के मैचेस पे बैटिंग हो रही है, इलेक्शंस पे बैटिंग हो रही है। तो क्यों ना आप इस चीज़ को भी हमारे यहाँ पर बड़े वेल रेगुलेटेड मैनर में अलाउ कर दो, तो बैटिंग की बैटिंग भी अलाउ हो जाएगी, पैसा हमारा बाहर नहीं जाएगा, और दूसरा फिर बाद में जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो उससे भी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तो ब्लैक मनी को हमें इकोनॉमी में व्हाइट मनी में लेकर के आना चाहिए। पांचवा जो सजेशन दे रहा है राइटर वो है कि टैक्स लीकेज जो है, जैसे सिगरेट का एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, फेक सिगरेट या जो भी स्मगलिंग होकर के टोबैको प्रोडक्ट है उनको आप अलाउ करो ना। क्यों आपने बीड़ी को फ्री छोड़ रखा है अभी भी जिन पे टैक्स नहीं लगता, तो इसको भी आप कर सकते हो। छठा जो सजेशन दे रहे हैं वो है मोनेटाइजेशन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी एसेट। जो यहाँ के लोग पार्टीशन से पहले यहाँ रहते थे, फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश चले गए, छोड़ के चले गए, तो उनकी प्रॉपर्टी को क्या है अभी एक आप देख सकते हो कस्टडी ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के अंडर में रखा हुआ है 1967 से लेके अब तक। ठीक है, और उसकी अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू देखी जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। तो आप उसको सेल क्यों नहीं कर रहे, लिक्विडेट कर दो ना। क्योंकि पाकिस्तान जो यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान चले गए और 1971 के बाद में हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ में इतने अच्छे हैं भी नहीं, तो उससे लेकर के आज तक हमने जो कुछ भी किया है, तो क्यों ना फिर वो एनिमी प्रॉपर्टी जो है उस एसेट्स को हम लिक्विडेट कर दें, बेच दें, उससे भी गवर्नमेंट को पैसा आएगा। फिर बात आ जाती है कि जो कैपिटल है जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट में फंसा पड़ा है उसको फ्री किया जाए। ठीक है ना, एक सेकंड। तो जो पैसा कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में फंसा हुआ है ना उसको बोलो फ्री करो। चाहे 1992 का जो सिक्योरिटी स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता घोटाला आपने सुना होगा, वो तब से लेकर के 2018 में जो IL&FS का जो पूरी प्रॉब्लम क्राइसिस आया है, फिर DHFL का जो रीसेंट क्राइसिस आया है, तो इनमें अब तक ट्रिलियंस ऑफ रुपीज फंसा पड़ा है। तो इनको आप रिजॉल्व करो जल्दी से जल्दी, इन कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करो, जिससे कि ये पैसा मार्केट में आए और फिर बाद में ये इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करे। आठवां सजेशन दे रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि यूजलेस है, यूज़ नहीं आ रही है, तो आप उसको लीज पे दे दो भाई, सेल कर सको तो सेल आउट कर दो, इससे भी तो पैसा आ जाएगा।
तीसरा नवा जो सजेशन दे रहे हैं वो है दे रहे हैं एस्टेट ड्यूटी, कि जो इंडियंस आज अमेरिका में रहते हैं उन इंडियंस की जो प्रॉपर्टी इंडिया में है, उन प्रॉपर्टीज का जो इनकम है ना उसका टैक्स वो लोग अमेरिका में दे रहे हैं। तो क्यों भाई इंडिया क्यों नहीं ले सकता? फिर जिन इंडियंस की आउट ऑफ इंडिया जो प्रॉपर्टी है उन पर एसेट ड्यूटी क्यों नहीं लगा सकता? तो वो चीज़ भी लगाओ। फिर जो 10th पॉइंट है कि टैक्स में जो लूप होल्स हैं उनको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, तो उनको नॉर्मली अगर उनको जो भी बेनिफिट हो रहा है तो उसको लगभग 43% तक उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, केवल 10% टैक्स देते हैं। तो इस तरीके के लूप होल्स को हमें टैकल करने की ज़रूरत है। और रही सही में आप देखोगे आजकल हैकिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना आप एथिकल हैकिंग को अलाउ करो। एथिकल हैकिंग का मतलब कि आप पैसे दो, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर करो और फिर उनको ये कहो कि भाई यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं सिस्टम में, उसके बारे में आप हैक करके बताओ, और फिर वो हैक करके बता देंगे तो आपकी जो कमियां हैं सिस्टम को आप ओवरकम कर दोगे। तो इस तरीके से जो टैक्स में जो जितनी भी कलेक्शन में जो भी कमियां हैं ना वो कमियां खत्म की जा सकती है। 11वां सजेशन दे रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसके लिए हमें आप देखो जितनी भी स्कीम्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं कुछ पैसा फंसा पड़ा है ना, उनको कहीं ना कहीं हमें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। जैसे कि NBFCs की बात कर लो, ज्वेलर्स की बात कर लो, चिट फंड की बात कर लो, विशी की बात कर लो, यहाँ पर बहुत सारा पैसा ऑलरेडी फंसा पड़ा है। तो और क्या होता है कि बहुत सारी मल्टीपल लेयरिंग होती है, जहाँ पे KYC हो गया, पता नहीं अलग अलग डिफरेंट रेगुलेटर से अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाकर के हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ईजी करने की ज़रूरत है, तो इंप्रूव करना चाहिए हमें ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर देखें हम, फिर जो फाइनल पॉइंट है दैट इज PSUs को उनकी खुद की ट्रेजरी मैनेज करने के लिए अलाउ कर दो। मान लो PSUs के पास में पैसा बचा हुआ है, तो जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज अपने पैसे को ऑप्टिमली यूज करने के लिए कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, किसी भी तरीके से अपना यूज कर सकती हैं वो, ठीक है। तो वो चीज़ आप PSUs को भी तो अलाउ करो। अगर उनके पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो उनको भी इसी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करे कि हाँ वो मन में आए जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ फायदे का सौदा है, यहाँ घाटे का सौदा है, तो उस चीज़ को उनको जज करने के लिए उनको फ्री छोड़ो। तो ऐसे करके ये 12 इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए हुए हैं, नोट डाउन कर लेना, काम आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बताया जा रहा है कि IT मिनिस्ट्री ने फिर से मतलब स्टार्ट कर दी है बातचीत करनी कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो जॉब जनरेट होगी, एक बड़ी काम की चीज़ यहाँ पर है राइज 2020 रिसेंटली न्यूज़ में था। ये किससे रिलेटेड है? देखो जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना जिससे कि आप एम्पावरमेंट ला सको सोसाइटी में, ठीक है, जॉब क्रिएट कर सको, और इस टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब एक कह सकते हो ना कि किसी भी तरीके से हमारे जो स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना। तो ये राइज 2020 के बारे में आप जरूर देख लेना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक समिट है, ओके। बाकी तो चीज़ें वही है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अगर स्टडी की जाएगी ना, तो जितने स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियस यूज़ होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। ये देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास में रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनका वेस्टेज ज़्यादा होता है। वेस्टेज का मतलब होता है एक तो एक्सेस में उनका डिप्लॉयमेंट होना और एक एक्यूरेसी कम आना, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उसको भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। और बहुत सारे जो की सेक्टर्स हैं उन पर ध्यान दिया जा सकता है, तो इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जा रहा है, काम किया जा रहा है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से राइज 2020 है, ये जरूर देखना। फिर बात आ जाती है कि पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होता है, नंबर 1, और जो ये सिक्योर चेक पेमेंट है इसके लिए कैसे क्या करना है देखते हैं पूरी डिटेल। सिक्योर पेमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। देखो जनवरी 1, 2021 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है पॉजिटिव पे सिस्टम को अलाउ कर देगा, जिसमें आप देखोगे 50,000 से ज़्यादा के जो जितने भी चेक्स होंगे उनकी एक सिक्योरिटी और एनहेंस हो पाएगी, उनकी सेफ्टी और एनहेंस हो पाएगी, फ्रॉड से बचाव ज़्यादा हो पाएगा। तो बात ये आ जाती है पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम होता क्या है। देखो पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम में क्या होगा, एक बंदा है वो चेक काट करके अपनी दूसरी पार्टी को देगा, तो ये जो चेक जा रहा है ना, तो इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो इस इंडिविजुअल को जो दे रहा है ना चेक, उस इंडिविजुअल को मैसेज के थ्रू वेरीफाई करवाएंगे कि भाई हाँ वाकई में आप ही दे रहे हो क्या चेक।
कितना अमाउंट दे रहे हो, वो सारी डिटेल्स वेरीफाई की जाएगी डिजिटली। और जैसे ही ये बंदा वो चीज़ें अलाउ कर देगा, जी बिल्कुल मैं ही दे रहा हूँ, इतना अमाउंट है और इस इंडिविजुअल को दिया है, तो फिर वो चेक क्लियर हो जाएगा। तो एक लेयर और आ गई ना प्रोटेक्शन की, इसको बोला जाता है पॉजिटिव पे सिस्टम। ठीक है, और इसमें मेनली फोकस किस पे किया जाएगा, 50,000 या उससे ज़्यादा के जो भी चेक्स होंगे उनके लिए। ये है इंपॉर्टेंट चीज़। हमारे यहाँ पर CTS सिस्टम काम में लिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम चेक ट्रंकेशन सिस्टम। मान लो ये बैंक है SBI, ये है ICICI। ठीक है, SBI का एक इंडिविजुअल है जिसने चेक काटा और ICICI के एक इंडिविजुअल को दे दिया कि बोला मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ आपके पेमेंट के तौर पे, और वो बंदा फिर ये चेक जो कटा किसका कटा, SBI का, और इस बंदे का अकाउंट कहाँ पर है, ICICI में। तो ये जाकर के ICICI के अपनी होम ब्रांच में जाकर के या कहीं पर भी जाकर के अकाउंट में लगाएगा, तो फिर ICICI SBI से कांटेक्ट करेगा कि भाई आपका चेक हमारे पास में आया है, तो SBI वाला जो है अकाउंट, उस अकाउंट में से पैसा ट्रांसफर कर देगा किसमें, ICICI में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज अगर आए, कहीं पर भी प्रॉब्लम आए, जो पैसा निकलवाने वाला बंदा है उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, तो उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए ये सिस्टम शुरू किया जा रहा है 1 जनवरी 2021 से, जिसको बोलेंगे पॉजिटिव पे सिस्टम। ठीक है, कौन से चेक्स कंसिडर किए जाएंगे ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने वाली कौन सी कंपनी है, वो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। ठीक है, इसके अलावा आप देख लो, अभी एवरेज के बारे में ये बताया, इतना ज़्यादा डिटेल आपके काम की नहीं। अगर आप कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे थोड़ी डिटेल की ज़रूरत पड़े, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमारे यहाँ पर CTS के थ्रू जो चेक्स क्लियर होते हैं उनका एवरेज अगर आप देखोगे तो लगभग 82,000 रुपये का एक चेक आता है एवरेज। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें ओवरऑल चेक ट्रांजैक्शन कितने होते हैं इंडिया में, तो देखो 20% तो होते हैं। आप देखोगे नंबर्स में, अगर वॉल्यूम वाइज देखें ना कि 100 अगर टोटल चेक होते हैं तो उनमें से 20 चेक तो CTS के थ्रू जाते हैं। और ओवरऑल अगर वॉल्यूम देखो कि 100 रुपए का ट्रांजैक्शन होता है ओवरऑल चेक्स के थ्रू, तो 80 रुपए का ट्रांजैक्शन तो केवल CTS, मतलब वॉल्यूम वाइज तो 20% और आप देखोगे वैल्यू वाइज 80% CTS के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देने के लिए ये काम किया जा रहा है। 2010 के देखो पहले से CTS के स्टैंडर्ड्स थे, बट उनमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, उनको कहीं ना कहीं ओवरकम करके स्टैंडर्डाइजेशन लाया जा रहा है कि जिससे कि सेफ चेक ट्रांसफ़र किया जा सके। इसमें क्या होता है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिसमें ऑप्टिकल इमेजिंग या फिर आप देख सकते हो कि हाँ जो इमेज कैरेक्टर है उनको रिकॉग्नाइज करने की टेक्नोलॉजी बेस्ड काम किया जाता है, जिससे कि जो चेक है उसकी देखा जाए कहीं फेक तो चेक नहीं है। और साथ में आप देखोगे कि जो लोग 80,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट डेटा है, दैट इज़ कि हाँ ये रहा देखो, 50,000 से ज़्यादा, सॉरी 80 नहीं, 50,000 से ज़्यादा का अगर चेक है तो देखो वो वॉलेंटरीली अगर वो चाहें तो वो अपनी तरफ से इस पॉजिटिव पे सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो वॉलेंटरीली है। पर 5 लाख से ज़्यादा का अगर चेक है तो उनके लिए मैंडेटरी बना दिया गया है, और ये चीज़ फाइनलाइज किसने की है, NPCI ने। इसके अलावा जो इसी पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है कैरो। कैरो क्या है, देखो यहाँ पे मैं सीधा बोल देता हूँ, कैरो कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 है, जिसको इम्प्लीमेंट तो होना था अप्रैल 1 2020 से, बट कोविड-19 की वजह से अब शुरू होगा कब से, अप्रैल 1 2021 से। अब कैरो 2020 क्या है वो आप देख लो कि ये एक डिलीजेंस सिस्टम है, मतलब नज़र रखने वाला कि वाकई में किस तरीके से काम करेगा। कोई ऑडिटर है, मान लो कोई कंपनी में आया चेक करने के लिए कि कितना खर्चा हुआ, कितनी यहाँ पर रेवेन्यू हुई, कितना टर्नओवर है, उससे रिलेटेड आया, तो जो एलिजिबल कंपनीज है जिनमें ऑडिटर्स आएंगे उनके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, नाम से ही पता पड़ रहा है ना हम यहाँ पे, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 की क्या उनकी ट्रांसपेरेंसी रखी है उन्होंने, क्या प्रॉपर वे में उन्होंने काम किया है, वो स्टैंडर्ड्स फिक्स करने के लिए कैरो 2020 तो कंपनीज के लिए है ये। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जिससे कि प्रॉपर ऑडिटिंग हो सके और कंपनी जो है वो दो, मतलब कहते हैं ना कि अपना प्रॉफिट को कहीं हाइड ना कर ले, वही बात कि टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, टैक्स चोरी की प्रॉब्लम को टैकल करने का ये तरीका है। ओके, तो इस तरीके से हमारा मेन जो डिस्कशन था यही खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।